हेलो, वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस। तो आज हम आन फ्रैंक के बारे में इंट्रोडक्टरी लेक्चर में लेके आया हूं। जो आपको लेसन स्टडी करना है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन हम या फिर कुछ विजुअल्स देख लेते हैं। विजुअल्स नहीं, हम उसके बारे में, उसके लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे आन फ्रैंक सरवाइव की थी। आन फ्रैंक एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी जो कहां पे, जर्मनी में इसका जन्म हुआ था। कहां पे? जर्मनी में। तो ये आप बच्ची को जानते हो, जानते नहीं हो तो कोई बात नहीं है, अभी मैं इसके बारे में बताता हूं। ये एक वर्ल्ड फेमस गर्ल है या फिर लड़की है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के समय में इसने खुद को सरवाइव किया। कैसे ये अपने आप को इट मींस डायरी लिखने में बिजी रखे और पूरी दुनिया को बताया कि नाजी परसिक्यूशन में कैसे, क्या और किस तरीके से नाजीज लोग यानी हिटलर की जो आर्मी थी लोगों को टॉर्चर करती थी, लोगों को परेशान, कैसे लोगों को मारा जाता था। तो लेट अस स्टार्ट, चालू करते हैं। आन फ्रैंक कौन था, इसके बैकग्राउंड क्या थी, राइट? ये सारी बातें हम स्टडी करेंगे इस छोटे से हाँ, चलो सबसे पहले यहां पे हम लोग देखेंगे कि आन फ्रैंक का जन्म कब हुआ था, राइट, और कहां हुआ था। आन फ्रैंक का जन्म, ये एक ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती थी बच्ची, ठीक है। ज्यूज लोग क्या होते हैं? ज्यूज एक धर्म होता है, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैसे ज्यूज भी एक क्या होता है, जिसको हम यहूदी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना, इंग्लिश में ज्यूज बोलते हैं। तो ये ज्यूज फैमिली से बिलोंग करते थे। उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। कहां पे हुआ था? जर्मनी में। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में हुआ था। कहां पे? फ्रैंकफर्ट सिटी में। वो करीब 15 साल तक जिंदा रही थी, ठीक है। कंसंट्रेशन कैंप में उसका डेथ लास्ट में हुआ जब वो पकड़े गए। उसकी फैमिली को जर्मन इट मींस जो नाजीज लोग थे, नाजीज मतलब जर्मनी में एक पार्टी हुआ करती थी, नाजी, राइट, पॉलिटिकल पार्टी जिसका नाम नाजी हुआ करता था। तो नाजी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका हेड कौन था? हिटलर था। हिटलर कहां का था? हिटलर था जर्मनी का एक तरीके से तानाशाह बोला जा सकता है, ठीक है। चलो, उसकी मां का क्या नाम था? आन फ्रैंक की मां का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक, एडिथ फ्रैंक भी बोल सकते हैं। फादर का नाम ओट्टो फ्रैंक। एल्डर सिस्टर, उसकी जो बड़ी बहन है, उसका नाम था मार्गरेट फ्रैंक नाम था, जो थोड़ी उससे बड़ी थी और वो थोड़ी शाय नेचर की थी। इसका कहने का मतलब है कि जो आन फ्रैंक काफी जिंदा दिल लड़की थी, मतलब लोगों से खुल के बात करती थी, वो लोगों को जल्दी फ्रेंड बना लेती थी। उसके अंदर ये एक क्या मैजिकल एक तरीके से उसके अंदर एक मैजिकल पर्सनालिटी थी जो किसी को भी भा जाती थी, कोई भी उससे बात करने के लिए या फिर उससे जुड़ जाता था। तो ये उसकी बहन ठीक आन के अपोजिट थी, है ना, मार्गरेट। क्या कि वो थोड़ा शाय थी। शाय मतलब कि शर्मीली किस्म की। तो ज्यूइश फैमिली से बिलोंग करती है तो डेफिनेटली ज्यूइश ट्रेडिशन को ये लोग फॉलो करते थे, है ना। जो आन थी वो भी ज्यूइश ट्रेडिशन, ज्यूइश फेस्टिवल और कॉस्ट्यूम्स, कपड़े पहना करती थी। तो आन फ्रैंक को लिखना पढ़ना बहुत पसंद था, है ना, लिखना पढ़ना बहुत पसंद। वो सपने देखा करती थी या फिर कभी सोचती थी कि काश मैं एक ऑथर होती। तो वो चाहती थी एक ऑथर बनना, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब हिटलर पावर में आया, जब हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया में आतंक फैलाने लगी, जब हिटलर अलग अलग कंट्रीज पे अटैक करने लगा, तो जर्मनी में हिटलर का एक तरीके से बोलबाला हो गया। मतलब कि हिटलर की जो पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी, है ना, नाजी, तो उसका वो हेड बन गया, यानी उसका वो लीडर बन गया। हिटलर कौन बन गया? कौन था? लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड नाजी। नाजी पॉलिटिकल पार्टी का वो लीडर बन गया। मतलब कि नाजी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो बहुत ही क्रूर थी, ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में, ठीक है। और इसी दरमियान क्या हुआ कि जब जर्मनी में ये पैदा हुई थी, जर्मनी में जब इसका पैदाइशी हुआ था तो वहां पे कुछ दिन रहने लगे। जब 4 साल की हुई, है ना, तो स्कूल भी जाने लगी जर्मनी में, ठीक है, सॉरी।
जर्मनी में नहीं एक्चुअली, हाँ, ये जैसे हिटलर की आर्मी वहां पे पावर में आई, या फिर हिटलर जब वहां पे एम्पावर हुआ, जब वहां पे उसकी सरकार आई, या फिर जब वो सत्ता काबिज किया वहां पे, तो उसने क्या किया, जितने भी यहूदी लोग थे यानी ज्यूज लोग, उनको भगाने लगे। मतलब खुद तो कुछ छोड़ के भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये हमें रहने नहीं देगा। तो जितने भी ज्यूज लोग थे वो लोग कौन से कंट्री में चले गए? नीदरलैंड चले गए। कहां चले गए? नीदरलैंड चले गए। तो नीदरलैंड ये बाजू वाली, उसी के बाजू में कंट्री थी एक, किसी के बॉर्डर पे कंट्री है जर्मनी के, नीदरलैंड। तो वो वहां से नीदरलैंड चले गए। ठीक है, कौन चला गया? आन फ्रैंक्स और उसकी फैमिली। और नीदरलैंड में वो लोग कहां पे रुके थे? एम्स्टर्डम में। कहां पे रुके थे? एम्स्टर्डम में वो लोग रुके थे। एम्स्टर्डम में जब वो गए तो वहां पे वो 4 साल की हो चुकी थी। तो वो वहां पे स्कूल भी जाने लगी थी। आन फ्रैंक एम्स्टर्डम में यानी नीदरलैंड में स्कूल भी जाने लगी थी। क्यों यहां से भागे जर्मनी से? क्योंकि जर्मनी से इसलिए भागे क्योंकि यहां पे जर्मनी में इनको डर था कि कहीं ये लोग भी कहीं पकड़े न जाए। ये रहा, आपको दिख रहा है ये, आपको शायद दिख रहा होगा, है ना? जर्मनी के ठीक बाजू में कंट्री है। ठीक है, ये रहा तुम्हारा कौन सा कंट्री है? ये तुम्हारा नीदरलैंड है। नीदरलैंड में कहां पे? ये एम्स्टर्डम तक पहुंच गए। मतलब ये जर्मनी से ये लोग भाग के एम्स्टर्डम में चले गए। तो एम्स्टर्डम में अब यहाँ पे इनको लगा कि सब ठीक ठाक है, सब नॉर्मल है, बच्चे पढ़ने लगे, बच्चे स्कूल जाने लगे, है ना? तो वर्ल्ड वॉर 2 तभी चालू हुआ, तभी वर्ल्ड वॉर 2 चालू हो गया। एंड बिगैन जर्मन अटैक्ड नीदरलैंड। जर्मनी क्या है? जर्मनी जो कंट्री था, मतलब कि उसका जो उस कंट्री का जो हेड था, क्या नाम था? हिटलर एक्चुअली आसपास के जितने कंट्रीज थे खुद वो उस पर अटैक करवा रहा था। मतलब कि उस कंट्री को वो अपना लेना चाहता था, यानी हड़प लेना चाहता था, एक तरीका अपना राज स्थापित करना चाहता था। तो हिटलर ने क्या किया? नीदरलैंड पे भी अटैक करवा दिया। कहां पे? नीदरलैंड, मतलब जहां पे ये लोग रहते थे। कौन? आन फ्रैंक और उसकी फैमिली वहां पे रहा करती थी। वो कैसे कैसे बेचारे भाग के गए जर्मनी से भाग के गए। तो वो एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में भी, नीदरलैंड का एक शहर है नीदरलैंड कंट्री का, एम्स्टर्डम, तो वहां पे भी ये लोग अटैक कर दिए, नीदरलैंड कंट्री पे भी। तो ज्यूज जितने थे उनको क्या करना था? वो अकेले बिजनेस वहां पे नहीं कर पा रहे थे। मतलब कि पूरा ये जर्मनी ने पूरे जर्मन जो आर्मी थी वो पूरी तरह से नीदरलैंड को कब्जे में कर लिया था। नीदरलैंड के हर एक चप्पे चप्पे पे अपनी आर्मी लगा दी थी कि कोई भी ज्यूज या फिर कोई भी ज्यूज देखे तो उसको पकड़ के सीधे कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाए, ऐसा उसने फरमान सुना दिया था। तो ज्यूज को क्या करना था? वो अकेले बिजनेस नहीं कर सकता, वो किसी जर्मन के साथ, कोई पर्सन है बिजनेसमैन, उसके साथ ही उसको बिजनेस करना पड़ेगा। वो अकेले बिजनेस नहीं कर सकता। इतनी बंदिशें थी। और क्या बंदिशें थी कि अगर बिजनेस करना भी है तो जर्मन के साथ करो। उन्हें अलाउ नहीं किया जा रहा था, उनको पार्क में बैठने नहीं दिया जा रहा था, है ना? उनको खुद अपना जॉब्स नहीं करने दिया जा रहा था, उनको मूवीज थिएटर नहीं जाने दिया जा रहा था। जो जितने भी जीविस थे उनको गार्डन में नहीं बैठने दिया जाता था। यहां तक कि उनके लिए सख्त पाबंदियां लगा दी थी। किसने? हिटलर की आर्मी ने, यानी हिटलर ने ही फरमान सुना है। ठीक है, तो आन फ्रैंक की 13वां बर्थडे था। 13वां बर्थडे आ गया था, है ना? 13वें बर्थडे पे उसे एक डायरी गिफ्ट मिलती है। तो उस डायरी को पाकर काफी खुश होती है ना? 13वें बर्थडे पे उसके, और वो चीजों को क्या करने लगी? वो सोचने लगी कि अब मैं इस डायरी का क्या करूं। तो उसके दिमाग में आइडिया है कि कुछ न कुछ मैं अपने जो मेरे मन में है वो मैं जरूर लिखूं, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं वो मैं जरूर लिखूंगी।
तो उसने लिखना चालू किया। जब हालात बिगड़ने लगे, थिंग्स गॉट वर्स, जब धीरे धीरे हालात बिगड़ने लगे, जब जर्मन पूरी तरह से ओवर पावर होने लगे, किसके ऊपर, हावी हो गए नीदरलैंड पे, तब इन लोग को डर लगने लगा। किसको, आन फ्रैंक और उसके पेरेंट्स को डर लगने लगा कि कहीं ये हम लोग पकड़े न जाए। इसलिए आन फ्रैंक के जो फादर थे, यानी कौन, आन फ्रैंक के फादर कौन थे, यानी ओट्टो फ्रैंक। ओट्टो फ्रैंक ने डिसाइड किया कि मैं अपने फैमिली को हर कोशिश करूंगा बचाने की, है ना, उनको जेल नहीं जाने दूंगा, उनको कंसंट्रेशन कैंप नहीं भेजने दूंगा, ठीक है, जहां पे टॉर्चर वो करेंगे। तो उन्होंने क्या, एक सीक्रेट हाइड आउट फाइंड आउट किया। हाइड आउट का मतलब होता है, हाइड आउट का मतलब होता है हाइड आउट, हाइड आउट, ये लिख नहीं पा रहा हूं तो मैं रेड पेन से लिख देता हूं, आउट, नहीं लिख पा रहे तो रेड, सीक्रेट हाइड आउट का मतलब होता है कि ऐसा जगह जहां पे छिपा जा सके, उसे हाइड आउट बोलते हैं, सीक्रेट, जो किसी को पता ना चले। तो सीक्रेट हाइड आउट में छिपने वाले जगह को उसके फादर ने कहां पे चुना, वो जहां पे काम करते थे ठीक उसी के बाजू में एक रूम था जो खाली पड़ा था, जिसमें किचन था, हॉल था, बाथरूम था, सब कुछ, सारी फैसिलिटी थी। हाँ, लेकिन उनको केयरफुल रहना था, नहीं तो वो पकड़े जाएंगे। तो एक छोटा सा हाइड आउट था, वो ओट्टो फ्रैंक जिसमें काम करते थे ऑफिस के जस्ट नेक्स्ट टू, उसके बाजू में ही एक रूम था जो छोटा ही था, लेकिन उसमें इसकी फैमिली आराम से आ गई, वहां पे ये लोग रहने लगे। ये काफी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा कवर करते थे अपने को, पूरी तरह से चारों तरफ से खिड़की बंद करके, है ना, खिड़की बंद कर देते थे, दरवाजा बंद रहता था इनका, और अंदर से बाहर आवाज नहीं जाते थे इनके घर से। इतना ये लोग क्या, सहमे हुए, डरे हुए थे, है ना। तो हैव अ किचन, बाथरूम एंड सो ऑन। शी स्टार्टेड राइटिंग। अब इसी बीच वो लिखना भी चालू कर दी, जो भी वो एक्सपीरियंस कर रही थी, बम्बार्डमेंट का आवाज, प्लेन के जाने का आवाज, गन शॉट का आवाज, ये सारी चीजें जब सुनती थी, ये उसको डर भी लगता था कभी कभी रात को सोने में। तो ये सारी बातें उसके मन में क्या करती थी, घूमती रहती थी। वो हर हाल में वो क्या करना चाहती, किसी न किसी को एक ऐसा दोस्त बनाना चाहती जिससे वो शेयर कर सके। जब कोई नहीं मिला, कोई ऐसा फ्रेंड, तो उसने अपनी डायरी को ही फ्रेंड बना लिया, उसका नाम किटी रख दिया। क्या नाम रख दिया उसने, अपनी डायरी का नाम किटी रख दिया। जो भी लिखती थी तो उसमें डियर किटी, आज ये हुआ, आज वो हुआ, वो सारे इवेंट को वो क्या, कैसे एड्रेस करती थी, सबसे पहले शुरुआत डियर किटी से करती थी, है ना, राइट। अपनी डायरी का नाम उसने किटी रखा था, तो डियर किटी से स्टार्ट करती थी लिखना। अपने डायरी में डेली इवेंट्स को लिखती थी, जो भी उसके साथ होता था वो डायरी में रिकॉर्ड करती थी। वो काफी सतर्क थे, केयरफुल थे सब लोग, है ना, आन फ्रैंक के फैमिली में, कि कहीं वो पकड़े न जाए, कहीं जर्मन्स उन्हें देख न ले, कहीं पकड़ न ले, है ना। इसलिए काफी ज्यादा वो शांत रहते थे। मतलब कि जिस बिल्डिंग में रहते थे ऊपर वाले फ्लोर पे, है ना, ठीक उसके नीचे क्या चलता था, ऑफिसेस थे, उस ऑफिस में काम चलता था। तो ऑफिस में आवाज न जाए तो ये लोग क्या करते थे, काफी शांत रहते थे। बात भी करना है तो खुसुर फुसुर करके, यानी कान में बात करते थे, या फिर इतने स्लो सॉफ्टली बात करते थे कि विस्पर की तरह था। विस्पर मतलब कि धीरे धीरे आवाज निकालना, है ना, विस्परिंग साउंड, इतना स्लो बात करते थे। और चलते भी थे बिना जूते चप्पल के चलते थे, कि आवाज कहीं ऑफिस में न जाए। इतना एक्स्ट्रा क्वाइट ये लोग रहते थे, इतना सतर्क रहते थे कि किसी को पता नहीं चलता था। जब शाम को, रात को ऑफिसेस बंद हो जाया करती थी, जिस बिल्डिंग में, जिस ऑफिस में ये लोग रहते थे, है ना, छिपे हुए थे, तो उसके नीचे जो ऑफिस थी वो बंद हो जाती थी रात को, तो ये लोग आराम की सांस लेते थे। लेकिन तभी भी ये लोग काफी सतर्क हुआ करते थे। ऐसा नहीं कि चले गए तो मतलब नहीं पकड़े जाएंगे, तभी भी ये लोग काफी सतर्क रहते थे कि कहीं कोई देख न ले, सुन न ले, पकड़ न ले। तो उनके साथ कुछ और जीविश उनके साथ आ गए। मतलब कि आन फ्रैंक की फैमिली तो थी,
वहां पे हाइडिंग में, यानी जो ऑफिस था वहां पे वो लोग रुके हुए थे, छिपे हुए थे, है ना, कि जर्मन कहीं उन्हें पकड़ न ले। तो उनके साथ कुछ और जीविश लोग आ गए रहने के लिए, उनको भी छिपने के लिए जगह चाहिए था, क्योंकि जीविश लोग को टॉर्चर कर रहे थे, पकड़ रहे थे। तो ये इसीलिए इनको भी दया आ गई ओट्टो फ्रैंक को, तो उन्होंने क्या किया, उनको भी अपने घर में रहने के लिए जगह दे दिया, ठीक है, जहां पे वो लोग छिपे हुए थे। जो फ्रैंक की सारी फैमिली छिपी हुई थी, कम से कम 2 साल तक वो लोग छिपे रहे। कितने साल तक वो लोग छिपे रहे? 2 साल तक उस ऑफिस में छिपे रहे, है ना। और लास्ट में न्यूज आया कि आखिरकार 2 साल बाद न्यूज आया कि वॉर खत्म होने वाला है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने वाला है, विश्व युद्ध सेकेंड, और जर्मन हारने वाली है। जर्मनी की जो सेना है वो हारने वाली है, और जल्द ही वो लोग फ्री हो जाएंगे, ऐसा उन्हें लगा। किसको? ओट्टो फ्रैंक और उसकी फैमिली को। जब उन्हें ऐसा रेडियो पे न्यूज वाया सुनाई दिया, मतलब किसी न किसी के थ्रू। तो एक दिन की बात है, जर्मन्स जो थे, जर्मनी की जो आर्मी थी उसके कुछ पहरेदार, यानी कुछ जो सोल्जर्स थे, वो लोग वहां पे क्या कर रहे थे? पहरेदारी कर रहे थे। तो उनको उस बिल्डिंग में से आवाज सुनाई दिया, तो वो लोग काफी डाउट करने लगे। तो वो लोग उस बिल्डिंग में जाके छानबीन करने लगे। तभी ये लोग उस बिल्डिंग में पकड़े गए। ये लोग कौन? आन फ्रैंक और उसकी फैमिली उस बिल्डिंग में जब पकड़े गए जहां पे ये लोग छिपे हुए थे, और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर उन सब को कहां पे? कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया, जहां पे जितने भी कैदी थे, जितने भी ज्यूज थे, उनको कैद करके रखा गया था उस कंसंट्रेशन कैंप में। फिर आन फ्रैंक जो थी, आन फ्रैंक और उसकी बहन दोनों की मौत हो गई, उसकी माँ भी मर गई। मतलब कि सब एक एक करके कोई न कोई वजह से डेथ हो गई। जबकि आन फ्रैंक और उसकी जो बड़ी बहन है, वो दोनों टाइफस बीमारी से मर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई वहीं पे कंसंट्रेशन कैंप में। तो ओट्टो फ्रैंक अकेले बचे हुए थे। ओट्टो फ्रैंक अकेले बचे हुए थे। ओट्टो फ्रैंक अकेले बचा हुआ एक व्यक्ति था जो आन फ्रैंक की फैमिली से बिलोंग करता था। आन फ्रैंक के जो पिता थे वो अकेले इस पूरे इंसिडेंट में बचे हुए थे, यानी सब एक्सपायर, सबकी डेथ हो चुकी होती। और लास्ट में कौन बचा? ओट्टो फ्रैंक। और ओट्टो फ्रैंक जब वहां से छूटा कंसंट्रेशन कैंप से, तो वो कहाँ गया? सीधे एम्स्टर्डम गया, जहां पे वो लोग रहा करते थे, नीदरलैंड में। जब एम्स्टर्डम गया, राइट, जहां पे ये लोग छिपे हुए थे, है ना, एम्स्टर्डम में जब वहां गया तो ओट्टो फ्रैंक को एक बुक, काफी पेजेस की एक डायरी दिखी। वो डायरी को उन्होंने क्या किया? वो पब्लिश करवाया, ठीक है। उस डायरी की खासियत है, हाँ, उस डायरी का नाम क्या था ये आपको पता होना चाहिए। उस डायरी का नाम था एक्चुअल में आन फ्रैंक्स डायरी नहीं था, डायरी ऑफ आन फ्रैंक नहीं था। एक्चुअल में इसका नाम क्या था? इसका नाम था द सीक्रेट एनेक्स। जो डायरी आन फ्रैंक ने लिखी थी उसका नाम था द सीक्रेट एनेक्स। द सीक्रेट एनेक्स, ठीक। ये द सीक्रेट एनेक्स के नाम से उस डायरी का टाइटल था। जबकि बाद में उस डायरी का नाम बदल के रख दिया गया। क्या नाम रखा गया? कि डायरी ऑफ आन फ्रैंक, है ना। तो आन्स डायरी रखा गया ऐसे, मतलब कि उसका पूरा, अभी जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बुक्स पढ़ते हैं, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ आन फ्रैंक ऐसे उसका एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि वो पूरा स्टोरी नहीं है, वो पार्ट है। तो आन फ्रैंक्स डायरी या फिर द डायरी ऑफ आन फ्रैंक। तो पूरी दुनिया में अलग अलग जो बुक्स है वो अलग अलग लगभग सिमिलर टाइटल से बिकती है। ऑथर भले अलग अलग हो लेकिन सिमिलर टाइटल से बिकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अकेले होलोकॉस्ट सर्वाइवर थी, यानी ये इतने
बेरहम जो जो वक्त थे उस सारे बेरहम वक्त को इसने रिकॉर्ड कर लिया था, यानी इसने अपने डायरी में लिख लिया था, नोट डाउन कर लिया था। बाद में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है कि उस समय किस तरीके से जो हिटलर की आर्मी, हिटलर की सेना, हिटलर कैसे लोगों से बर्ताव करता था, कैसे लोगों के साथ पेश आता था, उसके बारे में हमें पता चलता है। इस छोटी सी बच्ची ने पूरी दुनिया में ये पूरा मैसेज फैलाया कि हिटलर एक सही आदमी नहीं था, एक टायरेंट था, यानी यानी कि निरंकुश शासक था, मतलब कि उस पे किसी का रोक नहीं था, क्रूर शासक था एक तरीके से, है ना, वो जनता की नहीं सोचता था। तो फ्रेंड्स, आपको ये आन फ्रैंक की स्टोरी कैसे लगी? तो आपको स्टोरी समझ में तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, एंड अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट करो एंड शेयर इट टू द पीपल। जितने लोग को हो सके उतने लोग को शेयर करो। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। That is all. Thank you. Bye bye.